कि क्यों जरूरत पड़ती है नी रिप्लेसमेंट की और नी क्यों खराब होता है। जब वो लेट स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है, कोई मचक आ गई है? सो हाउ टू नो सर कि ये एग्जैक्टली क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, और पेशेंट खुद पता चल सकता है कि मुझे आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। अगर आपका घुटना खराब है तो वो आपकी पूरी बॉडी की एक्सेस को चेंज ये एक ही तरीका है या कुछ और भी विकल्प है? नहीं, नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एक तरीका नहीं है। इतने पार्ट्स इसमें होते हैं क्योंकि बहुत सारे प्राइसिंग के भी वेरिएशन होते हैं, घुटने के टाइप्स भी होते हैं, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? बेसिकली दिस इज अ मेटल, जो नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं वो एक मेटल है। एंड कॉस्ट में सर ये कितना वेरी करता है और हाउ टू डिसाइड कि कौन सा इम्प्लांट हमें लेना चाहिए? हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक टॉक्स। आज आपके सामने लाया हूँ एक बहुत ही खास शख्सियत, डॉक्टर चिराग कपूर। ही इज अ वेरी फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन फ्रॉम समृद्धि ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बड़ौदा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर, और आज बहुत सारी बातें आज आपके साथ जाननी है। बिल्कुल। टॉपिक रखेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। नी रिप्लेसमेंट यानी जो घुटने का प्रत्यार्पण होता है, वो आजकल एक बहुत ही बड़ा डॉगमा या एक फियर सा बना हुआ है लोगों के बीच में। तो जैसे आप बहुत ही स्मूथ सर्जरी करते हैं, ऐसे ही प्लीज इस टॉपिक को जनता के लिए एक बहुत ही स्मूथली आप पेश करें और लोगों को समझाने की ट्राई करें कि कैसे आसानी से और इस चीज का हल ढूंढा जा सकता है सर। सो प्लीज ओवर टू यू। नी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी सर्जरी है जी। इट इज अ बिग सर्जरी, ऐसा नहीं बोलूंगा, इट इज अ स्मॉल सर्जरी। हाँ, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ लेमैन अगर मुझे लगे कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि हाँ मेरे घुटने के साथ क्या होगा, एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, बट एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हमारे लिए ये रोज का काम है, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। सो जिन लोगों को डर लगता है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि डोंट बी अफ्रेड। कोई आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आपके लिए लाइफ में ये एक बार होने वाली है, फर्स्ट टाइम होने वाला है, लेकिन हमारे लिए ये रोज का काम है। सो बेफिक्र होके आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इतनी मेजर ऐसा कोई इश्यूज नहीं होते रिप्लेसमेंट सर्जरी में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पहले शायद ये बहुत बड़ा ऑपरेशन और वो सारी चीजें होती थी। एक जमाने में ऐसा होता था जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, जब एक्सपर्टीज इतना नहीं था, इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, डॉक्टर्स भी इतने ज्यादा ट्रेन नहीं थे एक टाइम पे, तब ये बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। बट आज की डेट में तो आपने सुनते भी हैं, इतने सारे एड्स भी दिखते हैं, हम आज इतने सारे लोग कराते भी हैं, गवर्नमेंट भी आजकल हमारे सपोर्ट में है कि नहीं आप बट ज्यादा करिए। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट इज नॉट अ वेरी मेजर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। हाँ, ट्रेंड हाथों में हो तो ठीक है, कोई भी करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, केस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सो शुरू से समझते हैं कि क्यों जरूरत पड़ती है नी रिप्लेसमेंट की और नी क्यों खराब होता है। सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद द नी? वो क्या होता है गड़बड़ कि जिसको चेंज करना पड़ता है? बेसिकली नी जब आपके एज के साथ घुटना घिसना शुरू होता है, आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं मेरे घुटना घिस गया है, घसारा हो गया है। जैसे पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं, वो बोलते हैं मुझे घसारे का प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज घसारा, है क्या चीज है? सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका घुटने में वेयर एंड टेयर शुरू होता है। वेयर एंड टेयर शुरू होता है तो उसका जो कार्टिलेज होता है, एक लेयर होती है उसके ऊपर जो प्रोटेक्ट करती है, और दोनों घुटने की हड्डी जो होती है उसके बीच में एक मेनिस्कस होता है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में गादी कहते हैं। तो जब कार्टिलेज और गादी, मेनिस्कस दोनों घिसना शुरू करते हैं, उनका वेयर एंड टेयर शुरू होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप इतने साल तक अपना घुटना यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर एक चीज में वेयर एंड टेयर होता है। वैसे ही घुटने में भी वेयर एंड टेयर होता है और वो खराब होना शुरू होता है। जब वो लेट स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सही है। तो कैसे पता चलता है और किसी का घुटना खराब है? क्योंकि बहुत सारे हमने देखा हुआ है, पेशेंट्स भी होते हैं हमारे, वो चलाते रहते हैं कि भाई पेन हो रहा है, थोड़ा चलने पे कुछ लग रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है या कुछ और है, कोई मचक आ गई है? सो हाउ टू नो सर कि ये एग्जैक्टली क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिसकी वजह से हम क्लिनिकली भी बोल सकते हैं और पेशेंट खुद पता चल सकता है कि मुझे आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। अब वो साइन सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स मतलब लक्षण। वो अगर आपको पेन हो रहा है कंटिन्यू, एक बार पेन हो तो वो किसी को भी हो सकता है, कि किसी यंग आदमी को भी हो सकता है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बार बार कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, घुटने में स्वेलिंग आ रहा है, स्टिफनेस बढ़ रहा है, जकड़न हो रही है घुटने के अंदर, कभी कभार चलते चलते आपका जॉइंट लॉक हो जाता है, ठीक है,
आपको बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है, खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आप पालती मार के नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये सब जब सिम्टम्स, इतने सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं, तब पेशेंट्स को समझना चाहिए कि नहीं, ये कोई नॉर्मल मस्कुलर पेन नहीं है, ये हो सकता है मेरा घुटना खराब हो रहा हो, मुझे इसका चेकअप कराने की जरूरत है। तो इन सिम्टम्स को आप लाइटली मत लीजिए। जब भी आपको लगे ये सब हो रहा है, यू गो मीट योर डॉक्टर एंड डिस्कस। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार लोग इसको खींचते ही रहते हैं और बोलते हैं आयोडेक्स मलो, काम पे चलो करके, और कुछ ना कुछ और काफी सारे तरीके भी लोग आजकल यूज करते हैं। कोई बाबा का चूर्ण लेके लेते हैं, लेप लगाते रहते हैं। तो क्या ये सब चीजें सही रहती है या क्या? देखिए, मैं आई विल नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट हाँ, एज अ सर्जन, एज अ क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ क्वालिफाइड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर आपको छोटा मोटा पेन है, एक दिन का ऐसा कुछ हो रहा है पेन, आप बाम लगा लो, आप बाबा का तेल लगा लो, जो लगाना है लगा लो, बट ये अगर चीज़ बार बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो इसमें बाबा का तेल कोई काम आने वाला नहीं है। इसमें आपका प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। बाबा का तेल, मालिश, मसाज एक हद तक ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल, जब चीजें पूरी ही खराब हो जाती है तो उसको वो उससे नहीं उगेगी, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो पूरी खराब से अगर हम याद करते हैं, अगर शुरुआत जो होती है, तो इसमें भी कोई प्रोसेस होती है, इसके स्टेजिंग होते हैं। बिल्कुल, तो क्या उसके ऊपर थोड़ा आप लाइट दीजिएगा? नी आर्थराइटिस, घसारा, घुटने का जो घसारा होता है, बेसिकली उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 से लेके 4, 1 2 3 4। सो स्टेज 1 मतलब अर्ली स्टेज कहते हैं उसको। उसमें आपको हल्का हल्का पेन शुरू होता है, पूरे दिन रहता है, कभी कभी अपने आप ठीक हो जाता है। सो वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन एक माइल्ड पेन आपको बॉदर करता रहेगा। सो दैट इज स्टेज 1। जब हम स्टेज 2 में पहुंचते हैं, तब वो जो पेन, माइल्ड पेन था, वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, वो ज्यादा सीवियर होना शुरू कर देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो पहले दिन में 2-3 बार होता था, वो अब दिन में 5-5 6-6 घंटे होने लग गया है। दवाई खानी पड़, दवाई के बिना आपको ठीक नहीं लगता, फिर आपको टैबलेट या कुछ दवाई ऐसी खानी पड़ती है कि वो पेन चला जाए, बट फिर भी वो पेन बार बार आएगा, राइट? सो दैट इज स्टेज 2। जब स्टेज 3 होता है, तब पेन बहुत सीवियर होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ घुटने के अंदर आवाज भी आने लगती है, कट कट की आवाज आती है। लोग काफी बोलते हैं, यस, बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि मेरे घुटने में कट कट आवाज आ रहा है। वो क्या है? क्योंकि आपका गादी घिस रही है, दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, तो वो हड्डी जब टकराती है तो उसकी आवाज आपको सुनाई देती है। क्वेश्चनिंग चला जाता है। यस, बीच का क्वेश्चन चला जाएगा, तो दोनों बोन्स टच करेंगी तो वो आवाज करेंगी, ठीक है। और जब 4th स्टेज होता है, उसमें ये सब चीजें तो होती हैं, पेन भी होता है, बोन का फ्रिक्शन, रब भी होता है, आवाज भी आती है, और साथ साथ डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। मतलब डिफॉर्मिटी मतलब आपका घुटना बेंड होना शुरू हो जाता है, शेप ही चेंज हो जाता है। यस, वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किस टाइप का आर्थराइटिस है उस पर डिपेंड करता है, बट यूजुअली वो अंदर की तरफ ऐसे बेंड होना शुरू, उसको हम बोलते हैं बो लेग्स। जब मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ, जब ग्रेड 4 तक आप मेरे पास आए हो, तो घर जाके आज मुझसे बात करो, आज ही शाम को घर जाओ और अपने आप को मिरर के सामने खड़ा रख के देखो कि मेरे घुटने का शेप कैसा है। आपके दोनों पैर जो है वो नीचे टच कर रहे हैं, इट मींस कि वो आपका शेप बेंड होना शुरू हो गया है। दैट इज स्टेज 4, दैट इज एंड स्टेज आर्थराइटिस। बिल्कुल। सो ये 4 स्टेजेस हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितने अवेयर हो उस चीज से कि किस स्टेज में आपको पता चलेगा और किस स्टेज में आप उसको डॉक्टर से मिलकर ठीक कर सकते हैं। तो ये सर, जो ये 4 स्टेज है करके, तो नी जो है वो इतना ज्यादा इन्फ्लेम्ड होके इतना ज्यादा डिफॉर्म हो जाता है, राइट? तो ये नी के साथ साथ अगर इतनी बड़ी चीज है, तो बॉडी को और ऑर्गन्स को और पूरे बॉडी को भी इफेक्ट वो क्या करता है? बिल्कुल करता है, यस। अगर आपका घुटना खराब है, वो डिफॉर्म हो गया, उसका शेप चेंज हो गया है, तो वो आपकी पूरी बॉडी की एक्सिस को चेंज कर देता है। जो हमको भगवान ने नॉर्मल एक ओरिजिनल एक्सिस दी हुई है, वो चेंज होके थोड़ी बिगड़ जाती है। अब एक्सिस चेंज होगी तो बॉडी के सारे वेट बेरिंग जॉइंट्स जो हैं, उन पे भी इफेक्ट करेगा। वेट बेरिंग जॉइंट्स में क्या क्या आते हैं? आपका स्पाइन है, वो बेंड होना शुरू होगा, स्कोलियोसिस कहते हैं उसको, वो खराब होना शुरू, आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा। हिप है, उस पर भी असर पड़ेगा। अगर आपका नी बेंड हो रहा है अंदर, वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं उसको, उसमें जाएगा तो आपका हिप पेन भी स्टार्ट हो सकते हैं। थर्डली, आपका एंकल जॉइंट है, वो भी पेन होना शुरू करेगा। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन सिंगल जॉइंट। नी जॉइंट एक अगर जॉइंट खराब है तो वो और बहुत सारी कोलैटरल डैमेज कहते हैं उसको, एक जगह प्रॉब्लम है तो वो और 10 जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। यस,
तो सर हम अगर बात कर रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट, तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही एक ही तरीका है या कुछ और भी विकल्प है? नहीं, नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एक तरीका नहीं है। नी रिप्लेसमेंट तब जरूरत पड़ती है जब वो एंड स्टेज में आ चुका होता है, एडवांस स्टेज आर्थराइटिस कहते हैं उसको। उससे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। अगर आप फर्स्ट 2 स्टेजेस में पहले ही आ पा जाओ, अर्ली स्टेजेस में ही डॉक्टर से मिल लो, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम उसको डिले कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। यंग पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम सीधा ये नहीं बोलते कि नी रिप्लेसमेंट करा दो आप। हम ये ट्राई करते हैं कि उस चीज को हम डिले करें ताकि वो जॉइंट जितना लंबा हो सके, जितने साल निकाल सके आप विदाउट पेन, विदाउट डिफॉर्मिटी, आप उस चीज को आगे निकालिए। जब बढ़ जाएगा तब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। यस, जब लंबा हो जाता है, जब आप अवॉइड करते हैं, जब आप डॉक्टर से नहीं मिलते हैं एंड सिर्फ कोई बाम या दवाई से काम चलाते रहते हैं, तो वो स्टेज 3rd 4th स्टेज में जाता है। देन यू तब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे ही आते हैं जो इसको इग्नोर करते हैं और जब 4th स्टेज में होते हैं तब हमारे पास आते हैं, तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। बट कई पेशेंट्स जो बहुत अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, वो समझदार होते हैं, उनको पता है कि नहीं मुझे पेन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ। तो हमको पहले ही उसको हम डायग्नोस कर लेते हैं कि आपका स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है, तो इसको हम दवाइयाँ देके या बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे विस्को सप्लीमेंटेशंस होते हैं, ये कुछ टाइप के इंजेक्शंस होते हैं जो लुब्रिकेशन बढ़ा देते हैं जॉइंट के अंदर, उसको हम विस्को सप्लीमेंट्स कहते हैं। सोडियम हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है, वो डालते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है यंग पेशेंट्स में PRP थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, दैट इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। वो स्किन वाले भी यूज करते हैं। PRP आजकल बहुत सारे स्पेशलिटीज यूज करती हैं। ऑर्थोपेडिक्स में हम यूज करते हैं ताकि कार्टिलेज जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है उसको हम वापस से रीग्रो करने की कोशिश करते हैं। आपकी का ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट्स अलग करके वी इंजेक्ट इनटू द जॉइंट। यंग पेशेंट्स में हम ये कर सकते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में। उसके सिवा कुछ फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइजेस होती है स्पेसिफिक, जो आपके जॉइंट के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती है, वो भी हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं सो दैट आपका मसल बिल्ड हो, मसल स्ट्रांग हो और जॉइंट पे से लोड कम होके मसल के साथ शेयर करना शुरू करें। तो जितना जॉइंट पे लोड कम होगा उतना उसका वेयर एंड टेयर कम होगा आगे जाके। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम उसको डिले कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यस सर, वेरी वेल। सो एग्जैक्टली पेशेंट को कब डॉक्टर से विजिट लेनी चाहिए, कब सीरियसनेस को समझना चाहिए और कौन से डॉक्टर को कब अप्रोच करना चाहिए, ये प्लीज आप। अगर आपका नी पेन कंटिन्यूसली 2-3 दिन से हो रहा है, आप दवाई भी खा रहे हो, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो, आपको थोड़े से स्टेप्स चलते हो या 10 मिनट चलते हो उसके बाद आपको बैठना पड़ता है, इतना ज़्यादा सीवियर पेन है, आपका जॉइंट में रेडनेस है, स्वेलिंग जैसा डेवलप हो गया है, वो स्वेलिंग नीचे भी जा रहा है, एंकल तक जा रहा है, इन केसेस में आई थिंक आपको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर इट रिक्वायर्स सम एक्शन। डॉक्टर कैसे जो है एक ऑर्थोपेडिशियन है, हाउ दे डायग्नोस, उनको कैसे पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा स्टेज है? जब इस टाइप का पेशेंट हमारे पास आता है ओपीडी में, सबसे पहले हम कराते हैं एक सिंपल सा एक्सरे। ठीक है, पहले उसको क्लिनिकली देखते हैं नी को, क्लिनिकल जजमेंट से ही हमको आइडिया आ जाता है कि ये प्रॉब्लम कितना सीवियर है। यस, उसके बाद हम जाते हैं सीधा एक्सरे में, पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं, स्टैंडिंग एक्सरे करवाते हैं। स्टैंडिंग एक्सरे में हमको वेट बेरिंग एक्सरे कहते हैं उसको। उसमें हमको एक्चुअली जॉइंट का क्या स्टेटस है आफ्टर पेशेंट खड़े होके, क्या उसका स्टेटस है जॉइंट का एक्सरे में, वो हमको दिखता है। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस में हमको स्कैनोग्राम की जरूरत होती है। स्कैनोग्राम मतलब पूरे लोअर लिम्ब, दोनों पैरों का फुल स्कैन। ठीक है, तो ये चीजें हम जब करवाते हैं हमको आइडिया आ जाता है कि किस स्टेज में अब ये आर्थराइटिस है और उसका आगे क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। सो एग्जैक्टली कब या कौन सा वो पॉइंट होता है जिससे आप जजमेंट लेते हैं कि नी रिप्लेसमेंट में जाएगा या कोई और तरीका भी यूज किया जा सकता है? सो व्हाट इज दैट पॉइंट? जब पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है, कंटिन्यूसली उसको पेन हो रहा है, वो बहुत दिनों से दवाई खा रहा है, हम पहले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, 1 वीक के बाद बुलाते हैं वापस, फिर भी उसका पेन नहीं मिट रहा है, एक्सरे में हमको दिख रहा है कि जॉइंट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, जॉइंट पूरा घिस चुका है, देयर इज नो गैप जो बोलते हैं ना हमारे, कहीं आपने सुना होगा पेशेंट्स बोलते हैं मेरे घुटने में गैप आ गया है। वो गैप आ गया क्या होता है? जब एक्सरे में हम दोनों बोन्स होती हैं उसके बीच में जो
गादी की जो गैप होनी चाहिए, जब वो गैप नहीं दिखती है, दोनों हड्डी टच कर रही होती है, इसका मतलब वो एडवांस स्टेज आर्थराइटिस है। पेशेंट लंगड़ा के चल रहा है, उसका घुटना डिफॉर्म हो चुका है, मैंने जैसे बताया था बोइंग हो जाता है। अब उन स्टेजेस में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के सिवा भी और कोई ऑप्शन नहीं होता। देन वी ऑलवेज एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर सर्जरी। सही है, वेल इनफ सर। अब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 की क्वेश्चंस जो कि हमारे सब पेशेंट्स के माइंड में होते हैं, वो है रिगार्डिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। फर्स्ट, नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, सेकंड कैसे होता है, एंड थर्ड इज कितने टाइप्स के होते हैं। तो सर 1 on 1 इसके ऊपर आते हैं। सो व्हाट इज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एग्जैक्टली, करना क्या होता है, सो हाउ इट इज? नी रिप्लेसमेंट बेसिकली सर्जरी में क्या होता है, आप जो आपका घुटने का जो खराब पोर्शन है उसको हम शेव ऑफ कर देते हैं। सरफेस जो खराब है, पूरा घुटना अंदर से बोन खराब नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम पूरा बोन कट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरा बोन रिप्लेस नहीं करते, हम सिर्फ उसका सरफेस को फ्रेश करते हैं, अच्छा सरफेस लाते हैं वापस से, और उसके ऊपर मेटल का प्रोसेसेस बैठा देते हैं उस सरफेस पे। तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट इज अ सरफेस रिप्लेसमेंट, पूरा बोन रिप्लेस नहीं होता है। लोगों के मन में ये लगता है कहीं पूरा ही घुटना निकाल के दूसरा डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट सरफेस रिप्लेसमेंट। जो पोर्शन 2 बोन्स है नी में हमारे, फीमर और टिबिया, ठीक है, दोनों का जो सरफेस है वो जॉइंट बनाता है। जब वो सरफेस खराब हो जाता है, उसका कार्टिलेज खराब हो जाता है, तो वो पोर्शन हम कुछ एंगल्स में, प्रॉपर एंगल्स होते हैं उसके, उन एंगल्स में हम कट करते हैं, और कट करने के बाद वो जो प्रोसेस से मेटल होता है वो उसको हम उस पर फिट कर देते हैं, और आपका जॉइंट, उसके बीच में हम आर्टिफिशियल मेनिस्कस जो बोलते हैं, गादी बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल गादी डाल देते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज डन। सो सवाल नंबर 2, कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जो रोबोटिक सर्जरी है, मैनुअल होता है, एंड हाउ द प्रोसेस इज, उसके बारे में। ओके, बेसिकली नी रिप्लेसमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। वन इज ट्रेडिशनल, मैनुअल, कन्वेंशनल, जो भी आप बोलो, जो इतने सालों से चलता आ रहा है, बहुत समय से वो चलता आ रहा है कि सर्जन खुद करते हैं, मैनुअली करते हैं, पूरा सर्जरी के सारे स्टेप्स सर्जन के हाथ में होते हैं, वो पूरा खुद ही करते हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है लास्ट 5-7 ईयर्स में, तो वो है रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। उसमें सर्जन और एक रोबोट होता है, दोनों मिल के उसको रिप्लेस करते हैं। कुछ स्टेप्स सर्जन रिप्लेस करते हैं, सर्जन करते हैं, कुछ स्टेप्स रोबोट के द्वारा होते हैं। लेकिन जो भी चीज होती है वो ऑलवेज सर्जन के गाइडेंस के अंदर होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, दिमाग हमेशा सर्जन का होता है। हाँ, वो चीज जो दिमाग के यूज करके वो रोबोट में फीड करते हैं हम, और जो हम फीड करते हैं रोबोट उसको इम्प्लीमेंट करता है। सो बेसिकली रोबोट हमसे कंट्रोल होता है। ये सबसे लेटेस्ट जो है, दैट इज द लेटेस्ट, और आप भी वो करते हैं? यस, मैंने सुना है, काफी अच्छे से करते हैं। काफी न्यूज मीडिया में भी आपके वो चीजें आई थी। सो ग्रेट, काफी अच्छी बात है। सो द नेक्स्ट स्टेज इज कि जो तीसरा क्वेश्चन है कि कितने पार्ट्स इसमें होते हैं, मतलब क्या क्या इसमें होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइसिंग के भी वेरिएशन होते हैं, घुटने के टाइप्स भी होते हैं, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक है फीमोरल कंपोनेंट जो थाई बोन पे लगता है, एक है टिबियल कंपोनेंट जो आपका लेग है उसके सरफेस पे लगता है, और तीसरा होता है इंसर्ट, पॉलीइथीलीन इंसर्ट कहते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल गादी होती है। ये 3 कंपोनेंट्स मिलके एक नी रिप्लेसमेंट, पूरा टोटल नी रिप्लेसमेंट बनता है। चौथा भी होता है बट यूजुअली आजकल लोग नहीं करते हैं, वो है घुटने का जो नी कैप होता है, ढाकनी बोलते हैं, पटेला, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट, उसका ही कंपोनेंट भी अलग आता है, बट वो बहुत रेयरली यूज होता है। बट मेजरली अगर आप मुझसे पूछे तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, फीमोरल कंपोनेंट, टिबियल ट्रे एंड पॉलीइथीलीन इंसर्ट। ग्रेट। और कौन से टाइप के, इसमें भी कोई प्रकार आते हैं, कौन से टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं? बिल्कुल, बेसिकली दिस इज अ मेटल, जो नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं वो एक मेटल है। अब मेटल में पहले तो सालों से चलता आ रहा है जो क्रोमियम कोबाल्ट, COCR कहते हैं, ठीक है, वो बहुत सालों से स्टैंडर्ड जॉइंट जो चलते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 30-40 ईयर से चल रहे हैं, दैट इज क्रोमियम कोबाल्ट। रिसेंटली उसके भी और अच्छे वर्जन्स निकले हैं मेटल के, और एडवांस्ड मेटल निकले हैं। वन ऑफ देम इज टाइटेनियम, जो हम गोल्ड नी रिप्लेसमेंट कहते हैं पेशेंट को। इट इज नॉट एक्चुअली गोल्ड, इट इज बेसिकली टाइटेनियम, बट इट लुक्स लाइक अ गोल्ड, राइट, लुक्स लाइक अ गोल्ड इम्प्लांट।
तो उसको हम बोलते हैं एक लेमैन को समझाने के लिए कि जो गोल्ड इम्प्लांट है हम वो डालेंगे आपको, बट बेसिकली इट इज नॉट गोल्ड, इट इज टाइटेनियम। तीसरा होता है ऑक्सीडाइज्ड जिरकोनियम विच इज नोन एज ऑक्सीनियम। वो भी एक अलग तरह का मेटल है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, वो भी अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं ये सारे। सो 3 टाइप के मेनली हैं, वन इज COCR, वन इज टाइटेनियम, वन इज ऑक्सीनियम। COCR जो होता है वो बेसिक इम्प्लांट है जो सालों से चलता आ रहा है। अभी टाइटेनियम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। सेकेंडली टाइटेनियम और ऑक्सीनियम में फायदा ये है कि दे आर इनर्ट मेटल्स, वो बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, उनका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, लॉन्गिटिविटी भी ज्यादा होता है। राइट। एंड कॉस्ट में सर ये कितना वेरी करता है, और हाउ टू डिसाइड कि कौन सा इम्प्लांट हमें लेना चाहिए? कॉस्ट में डेफिनेटली थोड़ा वेरिएशन तो है। जो COCR और टाइटेनियम और ऑक्सीनियम है, COCR थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको चीपर पड़ता है, सस्ता पड़ता है, सालों से जो चल रहा है। जो एडवांस वर्जन है टाइटेनियम एंड ऑक्सीनियम वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ऑलमोस्ट 30-40,000 रुपीज कॉस्टली होते हैं कंपैरेटिवली, बट काफी ज्यादा एडेप्टेबल फॉर द पेशेंट, वेरी गुड फॉर द पेशेंट। सेकेंडली कौन सा करना चाहिए है वो बहुत बड़ा सवाल है, वो बहुत ब्रॉड, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, उसका एक सिंगल आंसर नहीं है। बट हाँ, मैं अपने पेशेंट्स में कैसे डिसाइड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक अपना प्रोटोकॉल बना रखा है, इफ द पेशेंट इज लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, तो मैं हमेशा उनको प्रेफर करूंगा कि मैं या तो टाइटेनियम या फिर ऑक्सीनियम इम्प्लांट डालूं, क्योंकि उसकी लॉन्गिटिविटी ज़्यादा है। अगर आपकी एज 60 से कम है तो हमको एटलीस्ट 25-30 ईयर्स जॉइंट को चलाना है, आगे चलना है, तो वो COCR जल्दी थोड़ा सा वेयर एंड टेयर होगा, तो हो सकता है जब आप एज हो गए तो वो जॉइंट जल्दी खराब हो जाए, तो आपको वापस से चेंज करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप टाइटेनियम या फिर ऑक्सीनियम डलवाइए, तो वो आपका जॉइंट वंस एंड फॉर ऑल चलता रहे लाइफ टाइम। पेशेंट सेकेंडली, कई पेशेंट्स जो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पेशेंट यंग है तो सीधा टाइटेनियम डाल दो। अफोर्डेबिलिटी पेशेंट की दिखनी पड़ती है और एज, ये 2 चीजें देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा इम्प्लांट बेस्ट रहेगा। यस सर, सो अभी आते हैं मेन डे पे, जो की डे है द सर्जरी। तो जो सर्जरी का दिन होता है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सर्जरी कैसे एग्जैक्टली कितनी लंबी चलती है, एंड स्पेशली सर देखते हैं कि लोगों को दोनों पैरों में प्रॉब्लम होता है, तो बीइंग एन इंडियन हमेशा ना डिस्काउंट मांगते हैं कि सर 2 बार करना पड़ेगा, एक ही बार में दोनों चीज एक साथ हम कर दें, तो सो इज इट पॉसिबल वो हो, तो कैसे ये सर्जरी में आप करते हैं? मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको एक पैर में आर्थराइटिस होता है उनको दोनों पैर में होता ही है। 80% ऑफ द पेशेंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे, जैसे आपने पूछा कि दोनों घुटने पेशेंट्स बोलते हैं कि करना है साथ में, डेफिनेटली हमारे साथ तो ये रोज का काम है, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है वो पूछता है कि मुझे दोनों घुटने एक साथ हो जाएंगे कि नहीं होंगे। उसका फिर एक ही जवाब होता है, हो सकते हैं, बट अगर आपका जनरल बॉडी का कंडीशन अच्छा है तो, पेशेंट रिलेटिवली यंगर है तो। हाँ, मेरा प्रोटोकॉल ये है कि अगर पेशेंट 70 ईयर्स के ज्यादा है एज, तो आई नेवर प्रेफर डूइंग बोथ द जॉइंट्स साथ में। तो मैं हमेशा एक के बाद एक करता हूँ, मे बी 3 दिन का 2 दिन का गैप लेने के बाद। हाँ, अगर पेशेंट 70 के से कम है, उसका जनरल कंडीशन अच्छा है, उसको और कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक इश्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेशेंट इज सेफ, एनेस्थीसिया टॉलरेट कर सकता है, उन केसेस में हम एक ही सिटिंग में दोनों घुटने एक साथ बदल देते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट पेशेंट की जनरल कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग पेशेंट्स रिस्क, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग एनी रिस्क। जो उसके लिए सही होगा, जो उसके लिए वही आप चूज करते हैं। यस। सो ये कितना लंबा ऑपरेशन खींचता है, मतलब घंटों की चीजें हैं, एंड हाउ डेंजरस इट इज, वो आप थोड़ा वो बताइए, उसका जो थोड़ा सा फियर बैठा हुआ है लोगों का। डेंजरस तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी, वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज जो मैं बोलूंगा। अच्छा, इट इज नॉट डेंजरस एट ऑल। मेजर सर्जरी गिनते हैं बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज होती है जॉइंट चेंज करना, बट डेंजरस नहीं है, दोनों में फर्क है। मेजर सर्जरी पेशेंट के लिए है डेफिनेटली, हमारे लिए इतना नहीं है, क्योंकि हम डे इन डे आउट काम करते हैं, राइट। बट सेकेंडली कोई डरने की तो बात इसमें है ही नहीं, बिकॉज इसमें बहुत रिस्क, ऑलमोस्ट जो बोलेंगे हार्डली 1% या 2% रिस्क होता है, और वो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो मैनेजेबल होता है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हम ठीक नहीं कर सकते उसको, बट वो कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बहुत ही कम है,
और अगर होते भी हैं तो वो मैनेज हो सकते हैं। सेकेंडली, आपने जो पूछा कितनी देर की सर्जरी, घंटों घंटों तक चलती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर आप ट्रेंड क्वालिफाइड नी रिप्लेसमेंट सर्जन कोई है तो वो ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स टू 1 आवर में वो एक जॉइंट रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बात है। यस। और अगर आप रोबोटिक करते हैं तो भी इतना ही टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली। सो 45 मिनट्स टू 1 आवर इज द आइडियल टाइम जिसमें हम रिप्लेस कर देते हैं। और एनेस्थीसिया में भी कोई खास रिस्क नहीं होता क्योंकि यूजुअली हम ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत इतना मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पड़ता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब आपको पीछे कमर में सुई देते हैं और आपका नीचे का जो पोर्शन है वो पूरा पैर सुन पड़ जाता है। बिल्कुल। तो पूरे बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार तो हम पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। पेशेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं वो हम क्यों करते हैं, सो दैट पेशेंट की एंजाइटी कम हो। कई पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं मुझे हेडफोन्स लगा के गाने सुनने, आपकी सर्जरी चल रही है, आपको कुछ नहीं, आप गाने सुनिए। सो इसमें पेशेंट का एंजाइटी लेवल कम हो जाता है, फियर कम हो जाता है, डॉक्टर के साथ एक रैपो बनता है। सो मैं यही इतना ही कहना चाहूंगा, इट इज अ वेरी रिस्क फ्री सर्जरी इफ डन इन अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड बाय प्रॉपर ट्रेन्ड सर्जन्स। कोई डरने की बात नहीं है, उसके बाद सब पेशेंट्स हमारे खुशी होते हैं। वंडरफुल सर, काफी अच्छी बातें हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर्जरी चलिए सक्सेसफुली हो गई तो उसके बाद की क्या केयर लेनी चाहिए एंड क्या क्या स्टेप्स उसके बाद में होते हैं? वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कहते हैं उसको। आफ्टर सर्जरी रिहेबिलिटेशन में हमेशा हम बोलते हैं पेशेंट को 1 मंथ का देते हैं टाइम चलने फिरने की। बहुत ज्यादा सबसे पहला सवाल पेशेंट का हमारे से यही होता है कि मैं कब चलेंगे। सो वो सवाल का एक ही जवाब होता है सिंपल सा, जिस दिन सर्जरी है उसी दिन आपको चला देंगे। मॉर्निंग में सर्जरी सेम डे। क्या बात। मॉर्निंग में सर्जरी करते हैं, इवनिंग तक पेशेंट को वी विल मेक द पेशेंट वॉक। जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेयर ऑफ होगा, डेफिनेटली पेन होता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन हम पेन किलर्स देते हैं उस समय सो दैट पेशेंट कंफर्टेबल रहे। जैसे ही पेन कम होता है वी मेक द पेशेंट वॉक ऑन द सेम डे इन द इवनिंग। सेकेंड डे से वॉकिंग तो प्रॉपर्ली चलता ही है, विद वॉकर चलाते हैं उनको। 3 दिन के बाद उनको स्टेयर क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं, सीढ़ी से चढ़ना उतरना सिखाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट। और 1 वीक में इंडिपेंडेंट वॉकिंग विदाउट वॉकर हम स्टार्ट करवा देते हैं। और अगर आपको बैक टू नॉर्मल एक्टिव होना है, एकदम बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल, तो उसके लिए 1 मंथ का टाइम हमको देना पड़ता है। धीरे धीरे एवरीडे फिजियोथेरेपी होता है, घुटने का मूवमेंट एवरीडे थोड़ा करके इंक्रीज करते हैं। सो वो तो घर पे ही होता है पेशेंट का, या फिर किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में होता है। बीच बीच में पेशेंट को हम बुलाते भी हैं चेकअप्स के लिए, एक्सरेज करते हैं, ड्रेसिंग चेक करते हैं, स्टिच रिमूव करते हैं। तो ये सब पूरा प्रोसेस में 1 महीने का टाइम ऑन एन एवरेज हम देते हैं पेशेंट को। और दवाइयाँ कितने लंबे समय तक? दवाइयाँ अराउंड 10 to 15 डेज देते हैं। थोड़ा माइल्ड पेन होता है तब तक के लिए, जब हम स्टिचेस रिमूव कर देते हैं, स्टेपलर लगाते हैं उसमें, जब हम स्टेपलर रिमूव कर देते हैं उसके बाद हम दवाइयाँ नॉर्मली बंद कर देते हैं। वो अगर कभी पेन होता है तो दवाई लेने की जरूरत है, अगर लाइफ लॉन्ग तो वो ना लेनी पड़े उसके लिए तो हम सर्जरी करते हैं। यस, फिर लाइफ लॉन्ग लेने का तो कोई सवाल ही नहीं। 15 to 20 डेज मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। लोग जो है लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खा के रोज की 4-4, 5-5 पेन किलर खाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग भी हैं, किडनी पे लोड पड़ता है, जस्ट कई लोग रीनल फेलियर के सर्जरी अवॉइड करने के लिए। कितनी बड़ी बात। वो फिर रीनल फेलियर के साथ भी आते हैं। कई पेशेंट होते हैं जो क्रिएटिनिन, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेकर हमारे पास आते हैं। काफी हमारी ओपीडी। देन वी हैव टू इन्वॉल्व द नेफ्रोलॉजिस्ट आल्सो। तो वो गलती मैं यही पेशेंट्स को एडवाइस करूंगा, जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको भी, कि ये गलती कभी नहीं करें कि किसी ने बोल दिया पेन किलर खाते रहो। किसी के बोलने पे नहीं जाना है। पेन किलर का एक लिमिटेशन है, ज्यादा खाओगे तो किडनीज खराब होंगे और कम खाओगे तो पेन होगा। ठीक है, तो बीच का रास्ता है, आप डॉक्टर को मिलो, डॉक्टर का एडवाइस लो। अगर आपके सर्जन को लगता है कि उसके सिवा कोई ऑप्शंस हैं जैसे इंजेक्शंस, तो वो लीजिए। अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज दवाइयों से और इंजेक्शन से ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करना पड़ेगा, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, वो आपको एक करेक्ट एडवाइस दे रहे हैं। बेटर गो फॉर रिप्लेसमेंट rather than taking painkillers all the time. Very well sir, thank you so much for so much in-depth information. हमारे व्यूअर्स को आप क्या एक स्पेसिफिक टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे? आपके व्यूअर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको पेन हो रहा है, बढ़ रहा है,
दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़े दिनों में इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए हु इज स्पेशलाइज्ड इन नीज, उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस करिए ऑप्शंस। अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 में है तो आराम से, ऐसा नहीं है कि वो आपको सीधा सर्जरी के लिए बोलेंगे, वो दवाइयों से और इंजेक्शन से ही उसको मिटा सकते हैं आप स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर है तो। चलो गलती से अगर आप स्टेज 4 में भी, लेट स्टेज में भी पहुंचे तो भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप कराइए, बिना हेजिटेशन के करा सकते हैं, बिना कोई फियर के करा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी रिस्क फ्री सर्जरी। एक सिंपल सर्जरी है इफ डन इन अंडर ट्रेन हैंड्स, और आजकल तो बहुत अफोर्डेबल भी हो गई है। ठीक है, कौन सी टेक्निक से करना है वो आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद चल नहीं पाएंगे। सर्जरी के बाद डेफिनेटली आप चल पाएंगे, राइट फ्रॉम डे 1 आपको चलाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने बेड पे लेटना पड़े, रेस्ट करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। वो पहले के ज़माने में अलग होता था, अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ट्रेनिंग सर्जन्स बहुत वेल ट्रेंड हैं, अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो घबराने की कोई बात नहीं है। इट इज़ अ न्यू जनरेशन सर्जरी, और सब करा ही रहे हैं अभी, बिना कोई डर के करवा रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको बहुत सारे जो उनके मिथ्स होती है, बहुत सारे जो फियर्स होते हैं वो आज आपने दूर कर दिए हैं। सो सर इज अ वेरी एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन, काफ़ी सालों से, एंड थाउजेंड्स ऑफ आई थिंक नी रिप्लेसमेंट आप कर चुके हैं, जैसे कि मेरे नॉलेज में है, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं। सो सर को भी अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो उनके नंबर्स, उनकी वेबसाइट और लिस्टिंग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी सारे लोग जो हैं नी रिप्लेसमेंट को लेके अभी भी डाउट में हैं एंड लंबा खींचते रहते हैं सर्जरी को। उनको लगता है सर्जरी आने एंड गेम है और मैं ख़त्म हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू आपके जो एजेड वन है, जो भी घुटना पकड़ के बैठे हुए हैं, उन लोगों को इस वीडियो को दिखाइए और उनके घुटने को सेव कीजिए। थैंक यू सो मच for and kindly subscribe the channel.